पहाड़ी खच्चरों की एक तवील कतार घने जंगल के दरमियान पतली सी लेकिन सांप की तरह बल खाती हुई पगडंडी पर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती जा रही थी। चढ़ाई पर खच्चरों की रफ्तार कम हो जाती, जबकि इतराई के वक्त इसकी रफ्तार में कदरे इजाफा हो जाता। दोपहर का वक्त होने के बावजूद हर तरफ अंधेरा सा फैला हुआ था। यूं लगता था जैसे शाम होने वाली हो। सूरज की रोशनी घने दरख्तों की वजह से बहुत कम अंदर पहुंच रही थी। ये असम का वो पहाड़ी इलाका था जिसका सिलसिला ऊपर जाके तिब्बत से मिल जाता था। जिस इलाके में ये सफ़र कर रहे थे वो इंतहाई दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाका था। जगह जगह गहरी खाइयाँ थी और बाज़ जगहों तो ऐसी ख़तरनाक थी कि अगर खच्चर का पैर ज़रा सा भी फिसल जाए तो खच्चर और उस पर सवार आदमी की एक बोटी भी दस्तयाब ना हो सके। ये काफ़िला 10 खच्चरों पर मुश्तमिल था। इनमें से 8 खच्चरों पर बुद्ध-बख्शू सवार थे, जबकि 2 खच्चरों पर इनका सामान लदा हुआ था। इन बुद्ध-बख्शुओं में से 2 औरतें और 6 मर्द थे, जिनमें से 2 लंबे तड़ंगे हबशी थे और 4 मर्द एशियाई थे। दोनों औरतें अलबत्ता गैर मुल्की थी। इन सब ने घेरेदार रंग के बुद्ध-बख्शुओं के मखसूस जुब्बे पहने हुए थे और सरों पर तकोनी टोपियां थी, जबकि औरतों ने सरों पर घेरवे रंग के रुमाल बांधे हुए थे। काफिला जैसे ही एक मोड़ मुड़ा, सामने दरख्तों के दरमियान एक चौबी इमारत सी नजर आ गई, जिसके दरवाजे पर मिट्टी के तेल के लैंप जल रहे थे और एक तरफ कई खच्चर बंधे हुए थे। काफिला जैसे ही इमारत के करीब पहुंचा, दरवाजे में से एक बड़ी उम्र का बुद्ध-बख्शू बाहर निकल आया। उसने आगे बढ़कर प्रणाम किया और वो सब तेजी से खच्चरों से उतर आए। साहू जी, आपको सराय में खुशामदीद कहता है। वैसे शायद आप पहली बार इस तरफ आए हैं। दरवाजे से निकलकर आने वाले बुद्ध-बख्शू ने मुस्कुराते हुए बींची सी आवाज़ में एशियाई नौजवान से कहा, हाँ साहू जी, हम पहली बार इस मुकद्दस सफ़र पर निकले हैं। मेरा नाम शास्त्रो है और ये सब मेरे साथी हैं। हमने तिब्बत से होते हुए लांगसार जाना है। आगे वाले बुद्ध-बख्शू ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, बड़ा तवील सफ़र है आपका। बहरहाल तशरीफ़ लाइए, साहू जी ने कहा। इस दौरान हबशी बख्शुओं ने खच्चरों से सामान उतारकर अपने कंधों पर लाद लिया था। ये खच्चर यहीं छोड़ दें, इन्हें चारा मिल जाएगा, साहू जी ने कहा। और फिर वो इन सब को हमरा लिए इस चौबी इमारत में दाखिल हो गया और एक राहदारी से गुजरकर वो एक काफ़ी बड़े हाल नुमा कमरे में पहुंच गए, जिसमें फर्श पर नमदा बिछा हुआ था और एक तरफ आतिशदान में आग जल रही थी, जिसकी वजह से कमरे की फ़िज़ा खासी गर्म और खुशगवार हो गई थी। ये मेरी सराय का सबसे अच्छा कमरा है। इस मौसम में आपका काफिला सबसे पहला है। मुझे आपकी खिदमत करके बेहद खुशी होगी, साहू जी ने कहा। लेकिन बाहर खच्चर तो मौजूद हैं। मैं तो समझा था कि और लोग भी यहाँ मौजूद होंगे, शास्त्रों ने कहा। नहीं, वो सराय के खच्चर हैं, ताकि अगर किसी का खच्चर बीमार हो जाए तो उसे खच्चर पेश कर दिया जाए। आप लोग आराम करें, मैं आपके लिए खाना भिजवाता हूँ, साहू जी ने नरम लहजे में कहा और फिर तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। तुम तो वाकई पूरे बुद्ध-बख्शू नजर आ रहे हो। हैरत है मुझे, एक गैर मुल्की लड़की ने बड़े मीठे लहजे में कहा। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि ज्यादा बेतकल्लुफ होने की कोशिश ना किया करो, दूसरी गैर मुल्की लड़की ने पहली को बड़े गुस्सीले अंदाज में झिड़कते हुए कहा। धीरज धीरज, शांति शांति, बुद्ध-बख्शुओं को नरमी से बात करनी चाहिए, शास्त्रों ने हाथ उठाकर इन दोनों को समझाते हुए कहा। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें इसकी बातें बहुत पसंद हैं। मैं इससे गोली ना मार दूं? किसी ख्याल में मत रहना, मैं तो पापा की वजह से तुम्हारे साथ आ गई हूँ, वरना तुम जैसों को तो मैं अपनी जूतियों पर बिठाना पसंद नहीं करती। मेरा नाम मार्सीला है, मार्सीला, पहली गैर मुल्की लड़की ने भड़कते हुए कहा। और मेरा नाम जूलियाना है, समझी? इस नाम को हमेशा याद रखना। मैं तुम जैसी लड़कियों की 1 मिनट में चटनी बनाकर रख देती हूँ, दूसरी गैर मुल्की लड़की ने काट खाने वाले लहजे में कहा। इसका मतलब है अब हम सबको भी अपना अपना तारुफ करवा देना चाहिए। तो ठीक है, मेरा नाम अली इमरान है, ये टाइगर है, ये सफदर है, ये कैप्टन शकील और ये जोसेफ और जोआना है। हम सबके नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ़िलहाल ये नाम हम खुद भी भूल चुके हैं, शास्त्रों ने गुस्से ले लहजे में कहा। इसे समझा लो तुम, ये न जाने अपने आप को क्या समझती है। सारे रास्ते मुझे घूरती आई है। अगर मैं चाहती तो एक
एक धक्का देकर इसे हजारों फुट गहराइयों में फेंक देती। मार्सीला ने इंतहाई तलख लहजे में कहा, ख्वामखा फेंक देती? बस तुम किसी से बेतकल्लुफ मत हुआ करो, मुझे तुम जैसी फ्लर्ट लड़कियां जहर लगती हैं, जूलिया ने फट पड़ने वाले लहजे में कहा। उसी लम्हे बाहर से कदमों की आवाज़ उभरी तो वो सब खामोश हो गए। इस वक्त वो सब नमदे के फर्श पर बैठे हुए थे। आने वाला साउची था, उसके पीछे 2 गंजे सरों वाले बख्शू थे जिन्होंने अपने सरों पर बड़े बड़े तबाख उठा रखे थे। इन तबाखों में खाना था जिसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल गई थी। शास्त्रों ने साउची का शुक्रिया अदा किया और उनकी वापसी के बाद सब खाने में मसरूफ़ हो गए। इसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, इसलिए उसे मत कुछ कहा करो। ये मेरी गाइड है, इसलिए हमें इसका ख्याल रखना है। खाना खाते हुए इमरान ने करीब बैठी हुई जूलिया से सरगोशी करते हुए कहा, ओह, दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, लेकिन ये तो मुझे ठीक ठाक लगती है। जूलिया ने चूक कर कहा, ये वो पागल नहीं है, एक नफ्सियाती मरीज़ा है जिसे कोरा कोमो कहते हैं। इसमें इंसान बज़ाहिर बिल्कुल ठीक ठाक लगता है, लेकिन किसी भी लम्हे वो शऊर की बजाय लाशऊर में पहुंच जाता है और फिर उससे ऐसी हरकतें सरदर्द होने लगती हैं जिन्हें वो शऊरी तौर पर कभी नहीं करता। इमरान ने उसे समझाते हुए कहा और जूलिया ने सर हिला दिया। अब उसके चेहरे पर हमदर्दी के आसार नुमायां हो गए थे। मार्सीला इनसे खासे फासले पर बैठी खाना खाने में मसरूफ़ थी, इसलिए उसने इनकी सरगोशियाँ ना सुनी थी। खाना खाने के बाद वो सब टहलने के लिए इस इमारत से बाहर आ गए ताकि खाना हजम हो जाए। ये तजवीज़ इमरान की थी। वो दरअसल इस तरह इर्द गिर्द के इलाके को चेक करना चाहता था। रात पड़ चुकी थी, इसलिए हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था, लेकिन इन सब के हाथों में केरोसिन लैंप थे। साउची ने इनके रात को बाहर निकलने की मुखालफत की थी क्योंकि रात के वक्त बाहर जंगल में दरिंदे कसरत से घूमते रहते थे, लेकिन इमरान ने उसे ये कहकर खामोश करा दिया था कि अगर वो खाना खाने के बाद कुछ देर ना निकले तो वो बीमार हो जाएंगे। इस पर साउजी ने उन्हें ताकीद ज़रूर की थी कि वो ज़्यादा दूर ना जाएं। तुम जूलिया की बातों का बुरा ना मनाया करो, उसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। एक मौके पर अकेले होते ही इमरान ने मार्सीला से सरगोशी करते हुए कहा, अच्छा वो कैसे? बज़ाहिर तो ठीक ठाक लगती है, लगता है तुम्हारी आशिक है। मार्सीला ने होंठ चबाते हुए कहा, नहीं, ये मेरी आशिक नहीं बल्कि मेरी उस्तानी है। मैंने मार्शल आर्ट इसी से सीखा है। मार्शल आर्ट में इसने जापान से गोल्डन बेल्ट हासिल की हुई है। अलबत्ता इसके महबूब ने इससे बेवफाई की थी तो उसने अपने महबूब की इस कदर पिटाई की कि उसके जिस्म की तमाम हड्डियां टूट गईं और वो मर गया। तब से इसके दिमाग पर असर हो गया है। अब ये किसी औरत का किसी मर्द से नरम लहजे में बात करना बर्दाश्त ही नहीं करती। इमरान ने उसे समझाते हुए कहा, गोल्डन बेल्ट वो क्या होती है? मैंने तो आज तक ऐसी बेल्ट का नाम ही नहीं सुना। मार्सीला ने हैरान होते हुए कहा, ये मार्शल आर्ट के सिर्फ मुक़द्दस उस्तादों को दी जाती है जो मार्शल आर्ट में देवताओं का दर्जा हासिल कर लेते हैं। इसे खुफिया रखा जाता है। पूरी दुनिया में सिर्फ 3 गोल्डन बेल्ट दी गई हैं, 2 तो मर चुके हैं, बस अब यही बाकी रह गई है। इमरान ने उसे समझाते हुए कहा, ओह अच्छा, फिर तो ये वाकई इस फन में बाकमाल होगी। लेकिन ये क्या बात है कि जब भी मैं तुमसे बात करती हूँ ये चिढ़ जाती है, जबकि बाकी किसी से भी बात करूँ तो ये परवाह नहीं करती। मार्सीला ने हैरत भरे लहजे में कहा, जिस महबूब की इसने पेटाई की थी उसकी शक्ल मुझसे मिलती है। इमरान ने जवाब दिया, ओह फिर तो ये तुम्हारी आशिक हुई। मार्सीला ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं, इसके महबूब की नाक नहीं थी और मेरी नाक है। ये सिर्फ बेनाक के आदमियों को पसंद करती है, इसलिए मुझ पर आशिक नहीं हो सकती। इमरान ने कहा और मार्सीला बेख्तियार हंस पड़ी। अजीब बात है, बहरहाल मुझे इससे हमदर्दी हो गई है, मार्सीला ने कहा और इमरान ने दिल ही दिल में इत्मीनान का सांस लिया, वरना वो सारे रास्ते यही सोचता आ रहा था कि इन दोनों को कैसे हैंडल करे। वो रास्ता भर एक दूसरे पर बिल्लियों की तरह कराती रही थी, इसलिए उसने ये चक्कर चलाया था। अब उसे इत्मीनान था कि बाकी सफ़र इत्मीनान से कट जाएगा। फिर उसने वापसी का ऐलान किया। वो सब सराय की तरफ वापस मुड़ गए। इनके कमरे से बाहर 2 बुद्ध खड़े थे। हम आपके मुंतज़िर थे जनाब, क्या आप सोने से पहले कुछ पीना पसंद करेंगे? एक बख्शू ने बड़े मुदबाना अंदाज में इमरान से पूछा। ओह नहीं शुक्रिया, इमरान ने जवाब दिया और वो सर झुकाकर सलाम करते हुए एक तरफ को चले गए और इमरान अपने साथियों समेत इस बड़े कमरे में आ गया और अब वो इसके लिए अपनी अपनी जगह मुंतखब कर रहे थे। इमरान ने एक नज़र बगौर कमरे में मौजूद सामानों को देखा, फिर पैर पसाकर सो गया। चंद लम्हों के बाद उसके खराटे कमरे में गूंज रहे थे।
लेकिन उसके खराटे बेचैन करने के बजाय बाकायदा सुरताल में गूंज रहे थे और वो सब कुछ यूँ महसूस हो रहा था जैसे कोई उन्हें लोरी दे रहा हो। और वही हुआ, चंद लम्हे बाद ही कमरे में मौजूद हर शख्स गहरी नींद की वादियों में उतर गया। इमरान के खराटे अचानक आहिस्ता होने लगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गए। इमरान की दोनों आंखें आहिस्ता से खुली और उसने नज़रें घुमाकर इधर उधर जायज़ा लिया और फिर आहिस्ता से उठकर बैठ गया। उसके चेहरे पर हल्की सी चमक थी। वो दबे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका। राहदारी खाली पड़ी थी। वो दरवाजे से गुजरकर राहदारी में आ गया और फिर पंजों के बल चलता हुआ आगे बढ़ता चला गया। राहदारी के आखिर में घूमकर वो एक छोटे से खाली किते में आ गया जिसकी दूसरी तरफ एक बरामदा और उसके पीछे कमरे से बने हुए थे। तमाम कमरों में अंधेरा था, अलबत्ता एक कमरे की दहलीज के नीचे से रोशनी की हल्की सी किरणें बाहर निकल रही थीं। इमरान इधर उधर देखता हुआ उस खाली जगह को क्रॉस करके आगे बढ़ता गया। उसका रुख उसी कमरे की तरफ था जहां से रोशनी छन कर आ रही थी। जैसे जैसे वो नज़दीक होता जा रहा था उसे कमरे से किसी की बातें करने की भिनभिनाई सी आवाज़ आई थी। बज़ाहिर तो बख्शुओं का आम सा ग्रुप है, लेकिन हैं सारे ही नए आदमी, मुख्तलिफ कौमियतों के हैं। इनका सरदार एशियाई है। एक आवाज़ उसे वाज़ह तौर पर सुनाई दी। ये सराय के मालिक साहू जी की आवाज़ थी। हाँ, मैंने इनके सामान की तलाशी ली है। आम सा सामान है, असला वगैरह नहीं है। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद साहू जी की आवाज़ दोबारा सुनाई दी। उसके खामोश होने पर एक आवाज़ उभरी ज़रूर थी, लेकिन वो इस कदर आहिस्ता थी कि इमरान को वाज़ह तौर पर सुनाई न दी थी। मैंने बताया तो है जनाब कि वो असम के उस सिलसिले से गुजरकर ऊपर तिब्बत की तरफ जाने का इरादा कर रहे हैं। साहू जी ने कदरें ऊंची आवाज़ में कहा। जी हाँ, मेरा ख्याल में तो आम से बख्शू हैं, साहू जी ने कहा। ठीक है जनाब, आप शंघियारों को भेज दें, इस तरह उनकी आपकी भी तसल्ली हो जाएगी, साहू जी ने कहा। और उसके साथ ही ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे कोई फर्श से उठा हो। इमरान तेज़ी से पीछे हटा और एक सतून के पीछे खड़ा हो गया। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला और साहू जी बाहर आया। अब कमरे में मौजूद रोशनी बुझ गई थी। साहू जी मुखालिफ सिमत में चलता हुआ आगे बढ़ गया। अलबत्ता उसने जाने से पहले दरवाज़ा बंद किया। ना सिर्फ बंद किया बल्कि कुंडी लगा के ताला भी लगा दिया था। जब साहू जी बरामदे का मोड़ मुड़कर गायब हो गया तो इमरान पीछे से निकला और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने हाथ में पहनी हुई घड़ी का विंडो बटन खींचकर उसको मखसूस अंदाज में घुमाकर खींचा तो एक बारीक सी तार बाहर निकल आई जिसका एक सिरा जड़ा सा मुड़ा हुआ था। इमरान ने तार का वो सिरा ताले के सुराख में डालकर दाएं बाएं घुमाना शुरू कर दिया। चंद लम्हों की कोशिश के बाद खटाक की आवाज़ उभरी और इसके साथ ही ताला खुल गया। इमरान ने आहिस्ता से तार वापस विंड बटन के सुराख में डाल दिया और उसे बंद करने के बाद उसने ताला निकालकर कुंडी खोली और दरवाज़ा खोलकर कमरे के अंदर दाखिल हो गया। ये एक छोटा सा कमरा था जिसमें जानवरों के चारे का ढेर पड़ा हुआ था। इमरान दीवार में बने हुए ताकचे की तरफ बढ़ा जिसमें एक अधजली मोमबत्ती मौजूद थी और उसके साथ ही माचिस भी रखी हुई थी। इमरान ने माचिस की मदद से मोमबत्ती जलाई तो कमरे में हल्की सी रोशनी फैल गई। इमरान ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया, फिर अंदाजे से वो चारे के ढेर की मुखालिफ सिमत वाली दीवार की तरफ बढ़ गया। उसने बाहर से अंदाज़ा लगा लिया था कि साहू जी इसी दीवार के करीब से बोल रहा था। उसने दीवार को टटोलना शुरू कर दिया। एक जगह उसे ज़रा सी उभरी हुई महसूस हुई। उसने उस जगह पर ज़रा सा दबाव डाला और दीवार में एक ताकचा नमूदार हुआ। दूसरे लम्हे इमरान उस ताकचे में रखा हुआ जदीद किस्म का वायरलेस फ़ोन देखकर चौंक पड़ा। फ़ोन की साख्त बता रही थी कि उसका मरकज़ बहुत दूर नहीं है। इमरान चंद लम्हे गौर से इस फ़ोन को देखता रहा, फिर उसने उसी तरह दीवार पर उभरी हुई जगह को दोबारा दबाया और ताकचा गायब हो गया। इमरान तेज़ी से वापस मुड़ा। उसने फूंक मार कर मोमबत्ती बुझाई और फिर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। कुंडी लगाकर उसने ताला बंद किया, फिर पहले की तरह दबे पांव चलता हुआ वापस अपने कमरे में आ गया। यहाँ सब लोग गहरी नींद सो रहे थे। इमरान चंद लम्हे उन्हें गौर से देखता रहा। मार्सिला और जूलिया एक कोने में अलहदा सो रही थी, जबकि जोसेफ और जवाना एक तरफ थे। बाकी अफराद साथ में इकट्ठे सो रहे थे। इमरान दबे कदमों मार्सिला की तरफ बढ़ा और उसने सोई हुई मार्सिला का एक बाजू पकड़कर आहिस्ता से हिलाया।
तो मार्सीला ने झट आंखें खोल दी। फिर इमरान को सामने पाकर उसके चेहरे पर बड़ी मीठी सी मुस्कुराहट उभर आई। मेरे साथ आओ, इमरान ने सरगोशी करते हुए कहा। वापस दरवाजे की तरफ मुड़ गया। मार्सीला ने एक नज़र पास सोई हुई जूलिया की तरफ देखा, फिर इमरान के पीछे दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसके चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट रेंग रही थी, जैसे वो सोई हुई जूलिया को कह रही हो कि देखो मैंने इमरान को फतह कर लिया है। बर्ट अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा ही था कि अचानक कोने में पड़ी हुई मशीन से हल्की सी सीटी की आवाज़ निकली और वह चौंक कर सीधा हो गया। दूसरे लम्हे मशीन की स्क्रीन रोशन हो गई थी। उस पर एक छोटा सा कमरा नजर आ रहा था, जिसमें एक बख्शू मुड़कर सामने की तरफ आ रहा था। बख्शू का चेहरा उसके सामने था और बर्ट उस चेहरे को देखकर चौंक पड़ा। ये बख्शू एशियाई था। वो बख्शू तेजी से कमरे की एक दीवार के पास पहुंचकर नीचे बैठ गया और उसने दीवार पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। बर्ट खामोश बैठा स्क्रीन पर उसकी हरकत देख रहा था। चंद लम्हों बाद दीवार में एक ताकचा नजर आया, जिसमें जदीद साख्त का वायरलेस फ़ोन मौजूद था। वो बख्शू गौर से इस फ़ोन को देखता रहा, फिर उसने दोबारा दीवार पर हाथ फेर कर उसे बराबर कर दिया और वापस मुड़ गया। एक ताकचे में मौजूद जलती हुई मोमबत्ती को उसने जैसे ही फूंक मारकर बुझाया, मशीन की स्क्रीन भी ऑफ हो गई, मशीन भी खामोश हो गई। साउची तो कह रहा था ये आम बख्शू हैं, बर्ट ने बुड़बुड़ाते हुए कहा। फिर उसने एक बेड के किनारे पड़े अपने एक ट्रांसमीटर पर तेज़ी से एक फ्रिक्वेंसी सेट करनी शुरू कर दी। फ्रिक्वेंसी सेट करके उसने इसका एक बटन दबाया और ट्रांसमीटर से टू टू की मखसूस आवाज़ निकलने लगी। हेलो राज योगी कॉलिंग ओवर, बर्ट ने तेज़ और तहकमाना लहजे में कहा। यस कंत्रो अटेंडिंग सर। तो दूसरी तरफ से एक भारी आवाज़ सुनाई दी। कंत्रो, सौजी की सराय में बख्शुओं का एक गैर मुल्की ग्रुप आया है, जिसमें 2 औरतें और 6 मर्द हैं। औरतें गैर मुल्की हैं, जबकि 2 मर्द अफ्रीकी और बाकी 4 एशियाई मर्द हैं। इनका सरदार एक एशियाई नौजवान है। सौजी ने मुझे रिपोर्ट दी है कि ये आम से बख्शू हैं और उनके सामान में भी कोई चीज़ मशकूक नहीं है। लेकिन साउची के फ़ोन वाले कमरे से जाने के थोड़ी देर बाद ही वो नौजवान एशियाई बख्शू अंदर दाखिल हुआ और उसने मोमबत्ती जलाकर इस वायरलेस फ़ोन को चेक किया और फिर वापस चला गया है। इससे जाहिर होता है कि ये आम बख्शू नहीं हैं, बल्कि तरबियत याफ्ता लोग हैं। इसलिए मुझे यकीन है कि ये वही ग्रुप है जिसका हमें इंतज़ार था। ओवर, बर्ट ने तेज़ लहजे में कहा। ओह, लेकिन बात इनकी आमद की तवक्को तो गुनतियारी सिलसिले से थी, इसलिए हमने वहाँ चेकिंग सख्त की हुई है। ये असम की तरफ से कैसे पहुँच गए? ओवर, कंतरुम ने हैरत भरे लहजे में कहा। मुझे भी उम्मीद ना थी कि ये लोग इस कदर पेचीदा और दुश्वार गुजार रास्ता अख्तियार करेंगे। बहरहाल मुझे यकीन है कि ये वही लोग हैं जिनका हमें इंतज़ार था। ओवर, बर्ट ने तेज़ लहजे में कहा। यकीनन बॉस, ये वही लोग हैं, अब तो इसमें कोई शक नहीं रहा। फिर क्या हुक्म है? ओवर, कंत्रो ने कहा। तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या किया जाए? ओवर, बर्ट ने उल्टा सवाल करते हुए कहा। बस मेरा ख्याल है कि सौजी को हुक्म दे वो इन सबको गोलियां मारकर हलाक कर दें। कंत्रो ने जवाब दिया। नहीं, ऐसा करना बेहद गलत होगा। इस सराय में बख्शू खासे ठहरते हैं और वहाँ मौजूद लोग भी खालिस्तान मजहबी हैं। सौची हमारा आदमी है, इसलिए अगर वहाँ कत्ल गारत हुई तो पूरे असम में इसकी खबर फैल जाएगी। और तुम जानते हो कि किसी बख्शू का कत्ल असम में किस कदर खौफनाक जुर्म समझा जाता है। इसलिए मैंने एक और प्रोग्राम बनाया है। हमें उन्हें ऐसी जगह ख़त्म करना होगा जहाँ उनकी लाशें हमेशा हमेशा के लिए गायब कर दी जाएंगी। पहले मेरा ख्याल था कि शंकियारों को भेजकर उन्हें चेक कराया जाए, लेकिन अब उसकी ज़रूरत नहीं है। तुम एक ग्रुप लेकर फौरन तजारम पहाड़ी सिलसिले के चौथे पॉइंट पर मोर्चा बंद हो जाओ। ये जगह बिल्कुल अकेली भी है और यहाँ होने वाली फायरिंग का किसी को इल्म भी नहीं होगा। जब ये लोग इस पॉइंट के नीचे से गुजरने लगेंगे तो ऊपर से इन पर फायर खोल दो। ये जगह ऐसी होगी यहाँ से इनका एक आदमी भी बच कर ना निकल सकेगा और ये हज़ारों फुट गहराइयों में गिर जाएंगे। इसके बाद इनकी लाशें भी कभी दस्तयाब नहीं हो सकेंगी। ओवर, बर्ट ने कहा। आपकी तजवीज़ बिल्कुल दुरुस्त है जनाब। इन्हें लाजमन तजारम पहाड़ी से गुजरना तो होगा, लेकिन जनाब वहाँ से बुद्ध बख्शों का मोना आश्रम करीब ही है और फायरिंग की आवाज़ लाजमन वहाँ पहुँच जाएगी। इसलिए अगर आप इजाज़त दें तो मैं ये इंतज़ाम कर देता हूँ कि तजारम पहाड़ी के पुल के नीचे डायनामाइट लगवा देता हूँ। फिर जैसे ही ये काफ़िला इस पुल के ऊपर पहुँचेगा, ये डायनामाइट फाड़ दूँगा। इस तरह पुल टूट जाएगा और ये सब लोग
हजारों फुट गहराई में गिरकर ख़त्म हो जाएंगे। ये पुल पहले ही खस्ता और ख़तरनाक है। हर शख्स यही समझेगा कि पुल ज़्यादा वजन की वजह से टूट गया है। ओवर, कंत्रो ने जवाब दिया। वेरी गुड, ये तजवीज़ वाकई बहुत अच्छी है। कामयाबी की रिपोर्ट मुझे फ़ौरन देना। ओवर, बर्ड ने मुस्कुराते हुए कहा। यस बॉस, हो सकता है वायरलेस फ़ोन देखकर ये लोग साउची पर तशद्दुद करें और इससे हमारा हेडक्वार्टर पूछने की कोशिश करें। ओवर, कंत्रो ने कहा। ओह, साउची को किसी चीज़ का कोई इल्म नहीं है, इसलिए वो इससे कुछ ना पूछ सकेंगे। बेफिक्र रहो। ओवर, बर्ड ने जवाब दिया और दूसरी तरफ से ओके के अल्फाज सुनकर उसने ओवर एंड ऑल कहा और ट्रांसमीटर बंद करके वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाज़ा खोला और कमरे से बाहर आ गया। बाहर एक राहदारी सी थी। इस राहदारी के आखिर में एक और कमरे का दरवाज़ा नज़र आ रहा था। वो तेज़ तेज़ कदम उठाता इस दरवाजे के पास पहुंचा और उसने हाथ उठाकर उस पर आहिस्ता से दस्तक दी। यस, कम इन। अंदर से चीफ बॉस की भारी आवाज़ सुनाई दी और बर्ड दरवाजे को धकेल कर घूमता हुआ अंदर दाखिल हो गया। ये इसके अपने कमरे से भी बड़ा कमरा था, जिसे इंतहाई शानदार अंदाज में सजाया गया था और फर्श और दीवारों पर कलीन लटके हुए थे। एक साइड पर इंतहाई आरामदायक बिस्तर था, जबकि दूसरी साइड पर एक छोटी सी मेज़ थी जिसके पीछे एक कुर्सी रखी हुई थी। मेज़ पर टेबल लैंप जल रहा था और कुर्सी पर चीफ बॉस बैठा हुआ था। उसके सामने एक फ़ाइल खुली हुई थी। वो शायद इस फाइल के मुताले में मसरूफ़ था। क्या हुआ बर्ट? चीफ बॉस ने बर्ट को अंदर दाखिल होते हुए देखकर सख्त लहजे में पूछा। बॉस, एक अहम इत्तला है। वो एशियाई ग्रुप ट्रेस हो गया है, जिसके मुतालिक हमें हेडक्वार्टर से इत्तला दी गई थी। बर्ट ने मोदबान अंदाज में कहा। ओह, कहाँ है वो? चीफ बॉस ने बौखलाए हुए अंदाज में कहा और बर्ड ने साउची से होने वाली बातचीत से लेकर इस बख्शू की चेकिंग, फिर कंत्रो से होने वाली तमाम बातचीत से तफसील से बता दी। ओह, तो उन्होंने हम तक पहुंचने के लिए ये रास्ता अख्तियार किया है। लेकिन बर्ड, अगर ये वही ग्रुप है तो फिर ये कंत्रो के बस का रोग नहीं है। ये देखो, ये फाइल इनसे मुतल्लिक है। इस सारी फाइल में सिर्फ एक शख्स अली इमरान के कारनामों का जिक्र है और हेडक्वार्टर से यही इत्तला है कि इस मिशन का लीडर भी इमरान ही होगा। और अगर वाकई ये इमरान ही है तो ये कंत्रो के बस का रोक नहीं है। चीफ बॉस ने कहा। इसकी कोई तस्वीर है बॉस? बर्ट ने चौंक कर पूछा। तस्वीर तो नहीं है, अलबत्ता इसका हुलिया तफसील से लिखा हुआ है। ये लो, पढ़ लो। बॉस ने फाइल घुमाकर बर्ट की तरफ बढ़ाते हुए कहा और बर्ट, जो मेज़ की दूसरी तरफ रखी हुई कुर्सी पर बैठा था, फाइल को पढ़ने लगा। ओह ओह बॉस, ये नौजवान यकीनन अली इमरान है जो वायरलेस फ़ोन वाले कमरे में दाखिल हुआ था। बिल्कुल वही है। बर्ट ने हुलिया पढ़ते ही चौंक कर कहा। अगर ऐसा है तो ये कंत्रो के बस की नहीं है। तुम खुद उन्हें डील करो, चीफ बॉस ने कहा। ठीक है बॉस, वैसे कंत्रो ने जो तजवीज़ बताई है वो इंतहाई शानदार है, लेकिन मैं तजारम पहाड़ी के बाद मूना जंगल में पिकनिक कर लेता हूँ। अगर ये लोग किसी तरह बचकर निकलने में कामयाब हुए तो फिर मैं इन्हें संभाल लूँगा। बर्ड ने सर हिलाते हुए कहा। किसी किस्म का रिस्क मत लो। मूना जंगल तक पहुँचने के बाद ये हमारे हेडक्वार्टर के बिल्कुल करीब आ जाएंगे। तुम उन्हें साउजी की सराय के पास ही रोक लो, चीफ बॉस ने होंठ काटते हुए कहा। लेकिन बॉस, वो सराय यहाँ से बहुत दूर है और रात के वक्त वहाँ तक किसी का भी पहुँचना नामुमकिन है। रास्ता बेहद दुश्वार गुजार है। बर्ट ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। तो फिर ऐसा करो कि हेडक्वार्टर एरिया से जिस कदर दूर मुमकिन हो सके उन्हें रोको और हर सूरत में इनका खात्मा कर दो। एक भी आदमी किसी सूरत ना बच सके, चीफ बॉस ने कहा। आप बेफिक्र रहें बॉस, अब ये ना बच सकेंगे। वैसे मुझे ख्वाब में भी ख्याल ना था कि ये लोग ये रास्ता अख्तियार करेंगे। मैंने तमाम अफराद को स्याह मंदिर वाले रास्ते की तरफ लगा रखा था। बहरहाल अब वो बचकर तो किसी सूरत न जा सकेंगे, ये तो तय है। बर्ट ने तेज कुर्सी से उठते हुए कहा। मुझे फ़ौरन रिपोर्ट करना, चीफ बॉस ने कहा। यस बॉस, बर्ट ने कहा और चीफ बॉस को सलाम करके वो वापस दरवाजे की तरफ मुड़ गया।